हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड। जीके एजुकार्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स, जो कि 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के होंगे। इसमें हम 10 डेज के करंट अफेयर कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट आ जाता है 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य में राज्यता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 21 जनवरी 1972 ईस्वी को इन तीनों राज्यों को, किसको? त्रिपुरा को, मणिपुर को और मेघालय को एक राज्य का दर्जा मिला था। इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता भारत का आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। उसके बाद उत्तरी पूर्वी अक्षेत्र, जिसको नॉर्थ ईस्ट रीजन भी बोल दिया जाता है, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सा? ब्रिटिश भारत का असम प्रांत, मणिपुर और त्रिपुरा की देशी रियासतें और उत्तर पूर्व सीमांत प्रांत, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आ जाते हैं। मणिपुर और त्रिपुरा को 1949 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1949 ईस्वी में मणिपुर और त्रिपुरा को। और नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को राज्य का दर्जा दिया गया था। बाद का राज्य कब बना था? 1963 ईस्वी को। फिर 1972 ईस्वी में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, जो कि तीनों आसपास है, इनको उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1972 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। असम की मिजो पहाड़ियों तथा नेफा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और 1986 ईस्वी में मिजो समझौते के परिणाम स्वरूप 1987 ईस्वी को मिजोरम भारत का पूर्ण राज्य बन गया था। तो नॉर्थ ईस्ट में जो ये 6-7 स्टेट हैं, इनके बारे में अच्छे से याद रखिए, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों राज्यों के बारे में कब कब ये राज्य बने थे। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। और ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। तो भारतीय सरकार ने घोषणा की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी कटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कटक में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री हासिल की थी और बाद में भारतीय सिविल सेवा के लिए वह चुने गए थे। भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस के लिए वे चुने गए थे। उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार की सेवा नहीं करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। नेताजी ने स्वराज नाम से एक अखबार शुरू किया था। स्वराज अखबार किसने शुरू किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। तो स्वराज अखबार किसने शुरू किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और उसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी ने 1925 ईस्वी में उनके राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए जेल में डाल दिया गया था और बाद में 1927 ईस्वी में उन्हें रिहा कर दिया गया था। और रिहाई के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बने थे। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। किसे सम्मानित किया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जनवरी को नई दिल्ली में इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार 5 से 18 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला और संस्कृति में, बहादुरी में, नवाचार, शिक्षा, सामाजिक सेवा, खेल क्षेत्र, इन सब में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए उनको दिया जाता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के योग्य है। प्रत्येक पुरस्कृत बच्चे को एक पदक दिया जाता है। उसके साथ 1 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है, नगद राशि दी जाती है और प्रमाण पत्र दिया जाता है। जिन 11 बच्चों को यह पुरस्कार मिला है उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। मास्टर आदित्य सुरेश, जो कि केरला से है, कला और संस्कृति में इनको यह पुरस्कार मिला है। आदित्य प्रताप सिंह चौहान, जो कि छत्तीसगढ़ से है, नवाचार में उनको यह पुरस्कार मिला है। अनुष्का जोली, जो कि दिल्ली से है, सोशल सर्विस में उनको यह पुरस्कार मिला है। हनाया निसार जम्मू की रहने वाली है, जो कि स्पोर्ट्स में उनको यह पुरस्कार दिया गया है। कोलकाता मीनाक्षी, जो कि आंध्र प्रदेश से, स्पोर्ट्स में उनको यह पुरस्कार मिला है। गौरव रेड्डी, जो कि तेलंगाना से है, कला संस्कृति में उनको यह पुरस्कार मिला है।
ऋषि शिव प्रसन्ना, नवाचार में उनको यह पुरस्कार मिला है और वे कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। रोहन रामचंद्र को उसके साहस के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, महाराष्ट्र से वो बिलोंग करते हैं। संभव मिश्रा जो कि उड़ीसा से है, कला संस्कृति में उनको यह पुरस्कार दिया गया है। सूर्यजीत गुजरात से है, स्पोर्ट्स में उनको यह पुरस्कार मिला है। श्रेयस भट्टाचार्य असम से है, जिसको कला संस्कृति में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। आगे दोस्तों देखते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में पूर्ण राज्यता दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 ईस्वी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर आप डेट एग्जैक्ट याद नहीं रख सकते, कम से कम ईयर आप याद रखिए। 1963 ईस्वी में नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। उसके बाद 1972 में हमने पढ़ा था मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों को राज्य का दर्जा दिया गया था। आप ये मैप में देख सकते हैं कौन सा राज्य को कब राज्य का दर्जा मिला, वो सब यहाँ पर दिया गया है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में किया गया था। पहले इसको एक प्रांत के रूप में इसका गठन किया गया था। फिर 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया था। उसके बाद 1966 ईस्वी में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। जब पंजाब और हरियाणा एक दूसरे से 1966 ईस्वी में अलग हुए थे, तब पंजाब में जो पहाड़ी क्षेत्र पड़ते थे उसको हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया था। 18 दिसंबर 1970 ईस्वी को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया था और 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। तो हिमाचल प्रदेश जब भारत का राज्य बना, तब उससे पहले 17 राज्य थे। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी और संस्कृत है। तो यह था हिमाचल प्रदेश के बारे में, जिसका राज्य तत्व दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 26 जनवरी, जिस दिन भारत के अंदर गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? नई दिल्ली में राजपथ पर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष देश भर में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू किया गया था। इस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में भारत की सैन्य ताकत को, इंडियन नेवी एयर फोर्स की सैन्य ताकत को दर्शाया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में जो भारत की उपलब्धियां हैं उनको भी दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। सरकार ने भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया था। संविधान ने भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया था। मतलब कि 1935 में हमारा एक कानून बना था, हमारा एक संविधान बना था, जिसको मॉडिफाइड करके एक नया संविधान बनाया, जो कि 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। यानी कि 1950 का जो कानून है वो 1935 के कानून को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। याद रखिए, ये डेट भी याद आपको रखनी जरूरी है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी में जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो संविधान सभा ने, जो कि संविधान से पहले जो हमारी संसद थी उनको संविधान सभा बोला जाता था, उसने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया था और बाद में 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। तो संविधान को कब स्वीकारा गया और कब इसको लागू किया गया, दोनों की डेट डिफरेंट है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। उसके बाद 1935 में भारत के लिए एक संविधान बनाया गया था, जो बाद में मॉडिफाइड होकर 1950 ईस्वी में एक नए संविधान के रूप में भारत ने अंगीकृत किया था। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी जरूरी है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व भर के अंदर सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो वो है भारत का। भारतीय संविधान जो लिया गया है वो अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों से भारतीय संविधान को लिया गया है। यानी इन देशों के जो कानून हैं उनके कानून को भारत ने उठाया है और अपने देश के संविधान में शामिल किया गया है, जो कि भारत के संविधान के लिए अच्छे थे। तो यह था 26 जनवरी के बारे में, जिस दिन भारत के अंदर राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय
देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को पंजाब में हुआ था। उनके पिताजी स्कूल में अध्यापक थे। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल नामक त्रिमूर्ति के सदस्य थे। लाल बाल पाल क्या थे? लाल बाल पाल क्या थे? ये थे गर्म दल के नेता। इसमें पंजाब के लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के विपिन चंद्र पाल शामिल थे, जिन्हें गर्म दल का नेता भी कहा जाता था। इन तीनों नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद लाला लाजपत राय से बेहद प्रभावित थे। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था, जिसके कारण वे बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उसके बाद 17 नवंबर 1928 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। तो नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है 30 जनवरी को भारत के अंदर शहीद दिवस मनाया जाता है, मार्टियर्स डे मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की मृत्यु कर दी गई थी। किसके द्वारा की गई थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो इस दिन को ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है उन सबको याद किया जाता है। तो यहां महात्मा गांधी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को ब्रिटिश भारत की बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पोरबंदर में हुआ था। कहां पर हुआ था? पोरबंदर, जो अब कहां पे? गुजरात में। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके निस्वार्थ योगदान के लिए गांधी जी को बापू भी कहा जाता है। महात्मा गांधी को अनाधिकारिक रूप से राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। उन्होंने लंदन के अंदर कानून की पढ़ाई की थी, लॉ की डिग्री ली थी और उसके बाद वे भारत लौट गए थे। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय फर्म में कार्य किया। उसके बाद 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। बाद में उन्होंने कई सामाजिक कार्य और स्वराज प्राप्ति के लिए कई कार्य किए। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध के द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन भी किए थे। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गांधी जी के विरोध आंदोलन और दांडी यात्रा चलाई थी। राजनीतिक विरोध प्रकट करने तथा स्वयं के शुद्धिकरण के लिए वे अनशन करते थे। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। तो यह था महात्मा गांधी के बारे में। अब आगे देखते हैं। भारत इस साल लॉन्च करेगा आदित्य L1 सौर मिशन। आदित्य L1 सोलर मिशन, ये क्या है? इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की स्पेस एजेंसी है जो कि इस परियोजना पर काम कर रही है, जिसके द्वारा एक सैटेलाइट सूर्य के पास में भेजा जाएगा जो सूर्य का अध्ययन करेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है आदित्य L1। तो आदित्य L1 क्या? एक सोलर मिशन है जिसमें एक अंतरिक्ष यान को सूर्य के पास में भेजा जाएगा जो सूर्य की परिक्रमा करेगा और उसके बारे में अध्ययन करेगा। इसरो के अध्यक्ष ने घोषणा की कि अंतरिक्ष यान को इस साल जून या जुलाई में लॉन्च कर दिया जाएगा। आदित्य अंतरिक्ष यान और चुंबकीय तूफानों और पृथ्वी पर सौर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करेगा। तो यह था आदित्य L1 मिशन के बारे में, जो कि इसरो के द्वारा जून या जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि, इसमें भारत ने संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। तो सिंधु जल संधि क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। 1960 ईस्वी में भारतीय सरकार के बीच में और पाकिस्तान सरकार के बीच में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सिंधु जल संधि को अपनाया था विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक कहाँ पर है? USA में। इसने इस संधि पर समझौता वार्ता की थी। इस संधि के अनुसार ब्यास, रावी और सतलुज के पानी को भारत के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का जो पानी है वो पाकिस्तान के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। ये सभी नदियां सिंधु जल प्रणाली बनाती है, सिंधु वाटर सिस्टम को बनाती है, इंडस वाटर सिस्टम को बनाती है। भारत इस जल प्रणाली का यानी इस ट्रीटी का 20% कंट्रोल करेगा, जबकि 80% कंट्रोल रहेगा पाकिस्तान के पास में। नेक्स्ट आ जाता है अटल पेंशन योजना ने 5 करोड़ का नामांकन का आंकड़ा पार किया, यानी अटल पेंशन योजना में 5 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इसमें देखते हैं अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था भारतीय नागरिकों को आय सुरक्षा प्रदान करना। कैसे? 2022 में इस योजना का प्रदर्शन शानदार रहा। 2012 में 1.25 करोड़ नए सब्सक्राइबर इस योजना से जुड़े थे, जो कि 2021 में केवल 92 लाख थे। अटल पेंशन योजना के तहत भारतीय सरकार बैंकों के लिए एक वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है, एक एनुअल टारगेट देती है।
2022 में 29 बैंकों ने यह लक्ष्य हासिल किया। इसमें एसबीआई, इंडियन बैंक और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की श्रेणी में 21 से अधिक बैंकों ने यह लक्ष्य प्राप्त किया था। अगर इस प्रोग्राम के तहत हम राज्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, त्रिपुरा ने यह लक्ष्य हासिल किए। राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने राज्य सरकार के लिए अटल पेंशन योजना के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए। अटल पेंशन योजना के रूप में 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की गारंटी देती है, यानी कि इसमें कुछ पैसे कटाने पड़ते हैं, हर मंथ कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, एनुअली या मंथली है वो आप चेक करिए। उसके बाद 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उस लाभार्थी को 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। जितना इसमें पैसा कटाया जाता है उसके अकॉर्डिंग पेंशन तय की जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फर्स्ट आ जाता है किसने हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा विक्रम देवदत्त। तो विक्रम देवदत्त वर्तमान में एयर इंडिया असेट होल्डिंग लिमिटेड के सीएमडी है। विक्रम देवदत्त 28 फरवरी 2023 को डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार के रिटायर होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। तो अभी डायरेक्टर कौन है? अरुण कुमार। 28 फरवरी को विक्रम देवदत्त डीजीसीए के प्रमुख बन जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसको चुना गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बाबर आजम को। तो पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर बाबर आजम ने मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर नेट साइवर को महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर और महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। बात की रेणुका सिंह को आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और सूर्य कुमार यादव को आईसीसी मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट आ जाता है G20 के बारे में। तो G20 में B20 होता है यानी बिजनेस 20 होता है। इसकी मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर रहेगा गुजरात में। तो भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत बिजनेस 20 यानी B20 की पहली बैठक का आयोजन 23 जनवरी 2023 को गांधीनगर गुजरात में किया गया है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्वनी वैष्णव, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत, टाटा संघ के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिकारी शामिल हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा अब्देल फतेह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 24 जनवरी 2023 को अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। उसको 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रिपब्लिक परेड में बुलाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 6 लोगों को। तो 2023 में जो पद्म पुरस्कार बांटे गए हैं, 3 तरह के पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व विदेश मंत्री SM कृष्णा और तबला वादक जाकिर हुसैन सहित कुल 6 लोगों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। देश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदल दिया गया है। तो नाम बदलने के बाद उसका क्या नाम रखा गया है? उसका राइट आंसर रहेगा अमृत उद्यान। तो राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया है। इससे पहले सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा था। राष्ट्रपति भवन में बने इस अमृत उद्यान को 1928-29 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि 15 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन 2023 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नोवाक जोकोविच ने। तो स्टार टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। उन्होंने फाइनल मैच में ग्रीक खिलाड़ी स्टेफानोस सिट्सिपास को हराया। उनका यह 22वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था। नोवाक जोकोविच इस जीत के साथ ही सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले राफेल नाडाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
नेक्स्ट आ जाता है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किसने जीता, तो इसका राइट आंसर रहेगा जर्मनी। तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार हॉकी वर्ल्ड कप का चैंपियन बना है। इससे पहले जर्मनी ने 2002 में और 2006 में यह खिताब जीता था। नेक्स्ट आ जाता है भारत ने हर साल जो है 12 चीतों को भारत में लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दक्षिण अफ्रीका। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अगले 8 से 10 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 12 अफ्रीकी चीतों को भारत में लाने के लिए 27 जनवरी 2023 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के मुताबिक जो है अगले महीने दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत के अंदर लाया जाएगा। पिछले साल यानी कि 2022 में भारत ने नामीबिया से 8 चीतों को भारत में लाया था। तो इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो, जिसको हम यहीं पर खत्म करते हैं, जिसमें हमने 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के करंट अफेयर्स कवर किए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।